मोहन अपनी पत्नी मीरा से बेहद प्यार करता। शादी के कुछ साल बाद ही मीरा ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कैसा है? देखिए, माफ़ करिए पर मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही मोहन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जाकर जब अपनी बेटी को देखता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत काली है और ऊपर से लड़की। मैं इसकी शादी कैसे करूँगा? मोहन वापस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है, डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं इस बच्ची को नहीं रखना चाहता तो मुझे क्या करना होगा? माफ़ कीजिएगा पर ये सारे काम हम नहीं करते। आपको पता है ना आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। मोहन के पास कोई चारा ना था, इसी वजह से वो अपनी बेटी को घर ले जाता है। ये मैं भी न जाने क्या करने वाला था। ये जैसी भी है तो मेरा ही खून। वैसे भी ये मेरे पास मीरा की आखिरी निशानी है। मेरी बच्ची, मैं आज से तुम्हें मीरा बुलाऊंगा। मोहन धीरे धीरे अपनी बेटी से बहुत लगाव महसूस करने लगता है और उसके साथ दिन भर खेला करता। मोहन की माँ सावित्री, जो कि लंबी यात्रा से वापस आई थी, वो जब मीरा को देखती है, हे राम, ये क्या है? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरी बेटी है मीरा। मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने मुझे ये आखिरी निशानी दी है। हाँ, तो ये सब इसी मनहूस का तो किया हुआ है। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन अपनी माँ को खा गई। माँ, आप मीरा के सामने ये सारी बातें तो ना करें। तरह सावित्री मीरा से बहुत चिढ़ा करती। वो हर छोटी छोटी बात पर मीरा को डांटा करती और जब ज़्यादा गुस्से में आती तो उसे मारा भी करती। ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला। काली कलूटी होने के साथ साथ दिमाग भी काला हो गया है क्या तेरा? बेचारी मीरा ये रोज रोज के ताने सुनकर थक गई थी। बेटा, तू कब तक ऐसे ही अकेला जीवन गुजारता रहेगा? तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आऊं। हाँ माँ, मैं भी इसी बारे में कुछ दिनों से सोच रहा था। इन सब चीज़ों के साथ साथ मीरा को भी माँ का साया मिल जाएगा। इसके बाद सावित्री मोहन की पल्लवी नाम की लड़की से शादी करवा देती है। शादी के एक साल बाद ही पल्लवी एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी सुंदर है। मोहित जी, एक तरफ इसे देखिए और एक तरफ उस मीरा की बच्ची को। है ना मेरी बेटी खूबसूरत? इस काली कलुट्टी लड़की का साया तो मैं अपनी बेटी के ऊपर कभी पड़ने नहीं दूंगी। मोहन अपनी बेटी मीरा के लिए बहुत बुरा महसूस करता है, पर वो बेचारा तो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन दफ्तर से घर आते वक्त मोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल बसता है। ए मीरा की बच्ची, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? अब तो तेरा बाप भी नहीं है इस दुनिया में जो तुझे मुझसे बचा लेगा। माँ, पापा नहीं है, इसीलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरे कॉलेज में एक कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसके लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। तुझे मेरे चेहरे पे कहीं पागल लिखा हुआ नज़र आता है क्या? लग तो ऐसा रहा है जैसे तेरा बाप मुझे खजाना देकर मरा है। पैसा दे दीजिए, चुपचाप से हाथ चला। चंदो, मेरी प्यारी से चंदो, कहाँ है तू? ज़रा इधर तो आ। ओफो मॉम, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, वही बेहतर होगा। पल्लवी के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने चंदो को बिगाड़ कर रख दिया था। चंदो का रवैया ना उसकी माँ के प्रति और ना ही मीरा के प्रति ठीक हुआ करता। ए लड़की, तूने मेरे कपड़े छूने की हिम्मत कैसे की? काली कलूटी कहीं की, ये तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर देगी। पर चंदो, मैं तो बस तुम्हारा कपड़ा रख रही थी जो कि नीचे गिर गया था। ऊपर से झूठ बोलती है, 4 बाल तो है ही, वो भी नोच कर फेंक दूंगी। अगली बार अगर मेरे कपड़े या मेरे कुछ भी सामान छूने की हिम्मत भी की तो घर से बाहर फेंक दूंगी।
मीरा अपने कमरे में जाते ही रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? मुझे इस जालिम दुनिया में क्यों छोड़ दिया, जहाँ हम जैसे लोगों की ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है। रोते रोते मीरा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद ही मीरा अपने आप को बादलों के बीच पाती है, जहाँ उसकी माँ मीरा उसे खड़ी हुई दिखाई देती है। आप कौन हो? मेरी बच्ची, मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं तुझे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई। तुझे जन्म देने के साथ ही भगवान जी ने मुझे उठा लिया था। माँ, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझसे कितना बुरा व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैंने सब देखा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आई हूँ। मीरा की माँ जैसे ही ये सारी बातें कहती है, वैसे ही मीरा खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाती है। अब वो पहले की तरह काली बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही उसके सर पे कम बाल थे। अब वह पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लंबे बालों वाली हो जाती है। माँ, क्या अब सभी लोग मुझे पसंद करेंगे? हाँ मेरी बेटी, सब तुझे पसंद करेंगे। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाती है। मीरा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। हाँ, ये सब क्या था? वह खुद को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत था। अब मुझे शायद सभी लोग बहुत प्यार करेंगे। मीरा अपनी बहन चंदो के पास जाती है। हैं? ये कौन सी नई लड़की है हमारे घर में? चंदो, मैं मीरा हूँ। मीरा? वही काली कलूटी गंजी मीरा? हाँ। तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? मीरा चंदो को सारी बातें बता देती है और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगर आईने में देखकर कुछ भी कहूँगी तो वो सच हो जाएगा। अरे मीरा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तू जादू भी कर सकती है? अरे मैं तो तुझे यूं ही फालतू में इतना बुरा भला कहती थी। तू तो मेरी वाकई में बहुत प्यारी बेटी है। इसके बाद से मीरा को वैसा ही प्यार मिलने लगता है जैसा वो चाहती थी। निशा, ओ निशा, जरा देख तो मेरी एक जुत्ती किधर गई? कब से ढूंढ रही हूँ, मजाल है कि मुझे मिल जाए कहीं से। अरे ओ निशा की बच्ची, किधर गई? कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई कलमोही? चाची, मैं तो बस आ ही रही थी। मैं वहाँ बर्तन धो रही थी कि मुझे आपकी आवाज़ आई तो मैं बस आने ही लगी थी। अरे चल चल, अब ज़्यादा बहस मत कर और जल्दी जल्दी हाथ चला। देख मेरी एक जुत्ती पता नहीं किधर चली गई है, ज़रा जल्दी से निकाल। मामा, किधर हो? अरे लगता है मेरी बेटी विशाखा आ गई। माँ, तुम्हें याद है कल क्या है? कल मेरा जन्मदिन है। अरे मेरी बेटी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कल तेरा जन्मदिन है। अच्छा चल, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे पसंद की ड्रेस दिलाऊंगी। अरे ओ निशा, तू क्यों रुक गई? तू जल्दी जल्दी हाथ चला, देख नहीं रही कितना टाइम हो गया और घर के सारे काम अभी तक रुके हुए हैं। जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर मेरे पास आ। निशा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती है। इतने में रचना और उसकी बेटी विशाखा दोनों शॉपिंग से आ चुके थे। मामा, मैंने कितनी अच्छी ड्रेस ली है ना, मेरी सारी फ्रेंड्स इस ड्रेस को देखकर बहुत जलेंगी। अरे विशाखा, तुम्हारी ड्रेस तो वाकई बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? नहीं,
तुम मेरी ड्रेस कैसे छू सकती हो? देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। ये लीपा पोती वाले हाथों से अगर तुम मेरी ड्रेस को छुओगी तो वो गंदे ही हो जाएंगे ना। निशा विशाखा की बातें सुनकर उदास हो जाती है। सुबह हो जाती है और आज विशाखा का जन्मदिन था। विशाखा अपने जन्मदिन पे अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। अरे वाह विशाखा, ये केक तो काफी सुंदर लग रहा है ना? अरे तो आज बर्थडे किसका है? मेरी पसंद है ना, तो अच्छी तो होगी ही। देखते देखते केक काटने का समय हो जाता है और सभी केक कटने का इंतजार कर रहे होते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। निशा का पैर टेबल में फंसने की वजह से वो केक पर गिर जाती है और केक खराब हो जाता है। मम्मा, इसने मेरा केक खराब कर दिया। विशाखा, तुमने ऐसी लड़की को घर में रखा ही क्यों है? हमेशा काम बिगाड़ती रहती है। हाँ विशाखा, इसे यहाँ से निकाल दो। ऐसी नौकरानियाँ तो 50 मिल जाएंगी। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का केक खराब करने की? मुझे दिख नहीं रहा वो अपने केक की वजह से कितना दुखी हो गई है। अब तू उसे किसी भी तरह सही कर। पर चाची, मैं अब कैसे सही करूं? मेरा पैर उस पर पड़ गया और मैं गिर गई। अम्मा, मैं कुछ नहीं जानती, इसे बस यहाँ से बाहर निकालो। दोनों माँ बेटी मिलकर निशा को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देते हैं। वो दूर चलते चलते एक जंगल की ओर चली जाती है। उसे पता बिल्कुल ना था कि वो कहाँ जाएगी। हे भगवान, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। निशा रात के अंधेरे में ये आवाज सुनकर काफी डर जाती है और हल्की आवाज में कहती है, कौन है यहाँ? बेटी, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे बस पानी पिला दो। तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे एक बुरी चुड़ैल ने शाप देकर ये बड़ा सा पेड़ बना दिया। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? इसी वजह से तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे पानी पिला दो, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। निशा बिल्कुल भी ना देर करते हुए उसे पानी दे देती है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। तुमने मेरी वाकई में बहुत मदद की है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस तुम मांग कर तो देखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। अरे बस इतनी सी बात? तुम जितना आसान समझ रही हो ये उतना आसान नहीं है। निशा उस जादुई परी को सारी बातें बताती है। ओह, तो ये बात है, पर तुम्हें इतने बदमाश और बुरे लोगों के साथ रहने की क्या जरूरत है? तो मैं और कहाँ रहूंगी? मेरा कोई अपना घर भी तो नहीं कि मैं वहाँ रह सकूं। और कल मेरा जन्मदिन है और मुझे पता है मेरे जन्मदिन पर तो कोई आएगा भी नहीं। अरे ऐसा मत सोचो बच्ची, तुम्हारे जन्मदिन पर कल दुनिया का सबसे अच्छा दिन होगा, तुम बस देखती जाओ। जादुई परी अपनी जादू की मदद से बहुत बड़ा सा केक का घर बना देती है और तो और उस घर में हर वो चीज थी जिसकी निशा को जरूरत हो। क्या ये घर मेरे लिए है? हाँ बच्चे, ये घर तुम्हारे लिए है। अच्छा, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी परी लोग जाना है। अगर तुम्हें आगे कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बस 3 बार याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर जादुई परी गायब हो जाती है और निशा उसे अलविदा कह देती है। रोशनी और प्रिया बचपन की पक्की सहेलियां थीं। उन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि मानो वो दोनों सगी बहनें हों। रोशनी, तू आज टिफिन में क्या लेकर आई है? मैं तो आज 2 सैंडविचेस लेकर आई हूँ। वैसे तू क्या लेकर आई है? आज मैं टिफ़िन लाना भूल गई। अरे प्रिया, ये क्या बात हुई? तू टिफ़िन लाना भूल गई?
अच्छा कोई बात नहीं, चल तू मेरा टिफ़िन ले ले। इस तरह इकट्ठे ही दोनों लंच करती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। प्रिया, रात को मेरे घर पार्टी है, तू ज़रूर आना। रोशनी, मैं कोशिश करूँगी। शाम को पार्टी का समय हो जाता है और रोशनी प्रिया का इंतज़ार कर रही थी। अरे बेटा, तू किसका इंतज़ार कर रही है? मामा, वो मैं अपनी फ्रेंड प्रिया का इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आई। ओहो, तू भी क्या प्रिया प्रिया करते रहती है? कितनी बार कहा है उस गरीब गंवार से दूर रहा कर। वो हम जितनी अमीर नहीं है, वो बस तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अरे प्रिया, कल तू मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी? वो दरअसल रोशनी, मेरे पिता की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं कल तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? कोई बात नहीं। अच्छा चल, हम कैंटीन में जाकर पिज़्ज़ा खाते हैं। दोनों कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते चले गए और एक दिन, रोशनी, कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। अरे प्रिया, तू भी किस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ी हुई है? मैं तो इस पढ़ाई से निकलना चाहती हूँ और तू बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा वैसे बता, लड़का कौन है? मैं नहीं जानती। अच्छा चल, अब हम अपने काम कर लेते हैं। वैसे प्रिया, मैं तुझे एक बात बताऊँ, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तू अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बोलती? कहूँगी, पर अभी तक उसने जब मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं किसी से क्या कहूँ। 2-3 दिनों बाद रोशनी प्रिया को एक लड़के के साथ देखती है और उसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे रोशनी पसंद करती थी। अरे रोशनी, तुम यहाँ, इनसे मिलो। ये अनुज है और अनुज, ये रोशनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। दरअसल मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। उस दिन के बाद से रोशनी प्रिया से बात करना बंद कर देती है। रोशनी, वो मैं कह रही थी, पता नहीं रोशनी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। प्रिया इसी सोच में दिन रात डूबी हुई थी। देखते देखते उन दोनों के बीच बहुत फासले हो जाते हैं और वक्त गुजरता गया। अनुज और प्रिया की शादी हो जाती है। एक दिन दोनों बाजार गए थे, तभी उन्हें रोशनी की माँ दिखाई देती है। अरे आंटी नमस्ते, वो रोशनी कैसी है? वो तो ठीक है, पर तू मेरी बेटी के पसंद के लड़के से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। उसने मुझे सारी बात बता दी। वो इसे पसंद करती थी और तूने इसी से शादी कर ली। वाह क्या बात है। मुझे तो पहले ही तुम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया रोशनी का पता करती है और उसके पास पहुंचती है। रोशनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं बस ये सारी बातें सहन नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आकर तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। तुम तो जानती भी नहीं थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने हमारी इतनी पक्की दोस्ती इस तरह से तोड़ दी। मुझे माफ़ कर दो प्रिया। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वैसे जीजू से कब मिला रही हो? सरिता अपनी नातिन आकांक्षा और अपने बेटे रवि के साथ रहा करती थी। माँ, ना जाने दीदी को गुजरे कितने दिन हो गए और आप आज तक इसे घर में लेकर बैठी हुई हैं।
मैं तो कहता हूँ कोई भी लड़का देखकर इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। मेरे ऊपर पहले से ही बहुत बोझ है, अब मैं और इसका बोझ नहीं उठा सकता। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोलता है? ये तेरी भी तो भांजी है। अगर ये बेचारी 2 वक्त का खाना खा ही लेती है तो इसमें तेरा क्या घट जाता है? माँ, मेरे ऊपर पहले से ही पारुल और आस्था की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अब और किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। नानी, मेरे यहाँ रहने से रवि मामा को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बेटा, तू ऐसी बातें मत किया कर। अरे वो तो पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है, पर तू ये सारी बातें दिल पर मत लेना। अगले दिन सुबह का वक्त होता है, तभी पारुल नाश्ता लगा रही थी। आस्था, रवि, माँ, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। आकांक्षा बेटा, तू भी चल चल नाश्ता कर ले। बुरा मत मानना माँ, पर मैं इसे कब तक घर में बिठा कर खिलाती रहूँगी? कल रवि ने तो आपसे कह ही दिया होगा ना। अच्छा, तो तूने ही रवि से ये सारी उल्टी सीधी बातें की थी? इसमें उल्टी सीधी बात क्या है? जो सच है मैं वही बोलती हूँ। अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ हमारे घर से चली जाइए। गुस्से में झुंझलाकर पारुल सरिता को जवाब देकर चली जाती है। शाम का समय हो जाता है और सरिता रवि से बात करने जाती है। सरिता अपनी बहू पारुल की सारी बातें रवि को बताती है। हाँ तो माँ, उसने गलत ही क्या कहा? अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ ही चली जाइए ना। मैंने तो पहले ही हाथ उठा दिया है, अब मुझसे और कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे रवि की बात सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसका इस घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह होते ही सरिता अपनी नातिन आकांक्षा को लेकर घर से निकल जाती है। नानी, पर हम कहाँ जाएंगे? तुझे अपनी नानी पर भरोसा तो है ना बेटी? मैं तुझे कहीं अच्छी जगह लेकर ही जाऊंगी। उन दोनों को घर से निकले काफ़ी देर हो गई थी, पर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से सरिता को चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं सड़क पर गिर जाती है। जानवी सरिता को सड़क पर गिरा हुआ देखकर आकांक्षा और सरिता दोनों को घर ले आती है। जानवी के काले रंग रूप के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वो अपने घर में अकेली ही रहा करती। अरे जानवी बेटा, तू तो पहले से ही इतनी परेशान है। तू मेरा और इस नन्ही सी बच्ची का बोझ कैसे उठाएगी? हमें जाने दे, हम अपना कुछ देख लेंगे। अरे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? आप लोग मुझ पर बोझ नहीं हो, बल्कि भगवान तो कहते हैं अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से सरिता और आकांक्षा जानवी के घर में जानवी के साथ रहने लगते हैं। जानवी का प्याज पराठों का बिजनेस था। वो प्याज के पराठे बनाती और उन्हें बाज़ार में बेचती। बेटा, क्या मैं भी तेरी मदद करूं? अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपसे भला क्या मदद लूँगी? आप आराम करिए, मैं अपने सारे काम कर लूँगी। बेटा, एक बार मुझे मौका तो दे। सरिता के बनाए हुए प्याज पराठों को जानवी बाज़ार में लेकर जाती है। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि जानवी के सारे पराठे बिक जाते हैं। पराठे तो ख़त्म हो गए थे, पर भीड़ अभी भी वहीं पर इकट्ठी थी। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, अभी तो सारे पराठे ख़त्म हो गए हैं। मैं कल और सादे पराठे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अरे हाँ हाँ जानवी बहन, आपके पराठे तो मज़ेदार होते ही हैं, पर आज जो पराठे आप लेकर आई थी वो पराठों में तो बात ही कुछ और थी। हाँ हाँ, आज बहुत अच्छे पराठे थे। जानवी घर जाती है और सरिता को सारी बात बताती है।
सरिता और आकांक्षा तारीफ़ें सुनकर तो खुश होते हैं और अपने खुद के पराठों का बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें जानवी और सरिता मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोलते हैं और उसमें प्याज के पराठे बेचते हैं। देखते ही देखते उनका ढाबा इतना चलने लगता है कि कुछ महीनों में ही वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। बेटा, तूने मेरे लिए जो भी किया है मैं उसका एहसान तुम्हें कैसे चुकाऊं? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो भी कुछ किया है वो आपकी खुद की मेहनत है।